ये कौन सा है छोटा सा बच्चा क्लास में? अरफा का बेटा? अच्छा, क्या हुआ इसको? क्या दिया आपने चोट में? कितनी ताकत में? फिर कितनी दफा दिया है? 4 दफा। कितनी देर में? ठीक है। शुरू में जब चोट हो ज़्यादा दे सकते हैं बार बार, लेकिन 1000 का और भी जल्दी काम करता है, अच्छा काम करता है। अच्छा डॉक्टर साहब क्या हाल है? आज आप वक्त पे पहुंच गए माशाल्लाह। क्या बात हो गई? तबीयत खराब है? जैसे आपने फरमाया था ना हुजूर के वो मरीजों को मुझसे जल्दी छुटकारा हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है। ये सारे दोस्त मुझे यही कह रहे थे कि आज आप वक्त से पहले कैसे पहुंच गए? हाँ, नहीं इनके मरीजों को अब जब से होम्योपैथी शुरू की है जल्दी छुटकारा हो जाता है। किलकेरिया काब चल रहा है? जी जी। किलकेरिया काब? जी जी। ठीक है। कहाँ तक पहुँचे थे हम? पॉलिप्स डिस्कस कर रहे थे कि ठीक है ठीक है। पॉलिप्स। हैं कहाँ? पागल जैसे। उससे पहले अल्सर्स के ठीक है ठीक है जी। एक्सोस्टोसिस होता है। एक्सोस्टोसिस हाँ, एक्सोस्टोसिस जो हड्डी बढ़ जाती है कोनों की, मैं पहले बता चुका हूँ ना इसमें। इसमें कैल्शियम की अनइवन प्रेजेंस होती है, मौजूदगी उसकी गैर मुतवाज़न, और हड्डियों के कोनों पर से घुटनों के जोड़ों में छोटे छोटे नोड्स से निकल आते हैं कैल्शियम के, जो काफ़ी तकलीफ़देह होते हैं। ये इसका इलाज अच्छी उम्दगी के साथ कैलकेरिया के साथ हो सकता है, अगर कैलकेरिया का मरीज़ हो। एक आप इलामतों में पढ़ते हैं बाज़ मुहावरे, लेट लर्निंग टू वॉक, लेट लर्निंग टू टॉक, लेट लर्निंग टू वॉक एंड टॉक। जहाँ लेट लर्निंग टू टॉक आता है वहाँ बेराइटा कार्ब का जिक्र आता है, और जहाँ लेट लर्निंग टू वॉक का आता है वहाँ कैलकेरिया कार्ब का जिक्र आता है। जहाँ लेट लर्निंग टू टॉक एंड वॉक दोनों आते हैं वहाँ नेट्रम्योर बयान किया जाता है। नेट्रम्योर अगर बचपन ही से मरीज़ में नेट्रम्योर की इलामतें पाई जाएं तो ये पैदाइशी तौर पर सोडियम के बैलेंस के बिगड़ने की इलामत है, और सोडियम का बैलेंस जब बिगड़ता है तो उसका ज़ाहरी तौर पर टांगों वगैरह पे भी असर पड़ता है और ज़हनी सलाहियतों पर भी असर पड़ता है। और ऐसा मरीज़ अमूमन बचपन में सोखे का मरीज़ बन जाया करता है। तो नेट्रम्योर की इलामतों में एक बड़ी इलामत यह है कि बच्चा एक ख़ास किस्म का सोखे का मरीज़, जो टांगें भी उसकी सूख जाती हैं और ऊपर का धड़ भी, और नेट्रम्योर की दूसरी इलामतें ऐसी हैं जिनसे वो पहचाना जा सकता है। उसका असर चूँकि टांगों पर भी है और ज़ुबान पर भी है और बहुत बचपन से असर ज़ाहिर होता है, इसलिए उसके मुतालिक कहा जाता है लेट लर्निंग टू टॉक, लेट लर्निंग टू वॉक। कैलकेरिया कार्ब का ज़ुबान पर असर नहीं है मगर टांगों पर असर नुमाया है, और बेराइटा कार्ब का दोनों पर असर मुमकिन है। ये दुरुस्त नहीं है कि बेराइटा कार्ब सिर्फ लेट लर्निंग टू टॉक है। बेराइटा कार्ब डवार्फिश बच्चों की इलामत है। नुमाया तौर पर अगर एक बच्चा जिस्मानी तौर पर भी डवार्फिश हो और जहनी तौर पर भी, तो उसे बेराइटा कार्ब का मरीज़ समझा जा सकता है।
बराटा काब बच्चों की भी दवा है और बूढ़ों की भी दवा है। और अर्जुल उम्र की इलामतें यानी बचपन की तरफ लौट जाना, तरक्की और पूरी बलूगत हासिल करने के बाद, ये बराटा काब की इलामत है। बराटा काब मैंने शायद नहीं पढ़ाया अभी तक, जब उसकी बारी आई कार्बन जितने हैं वो मैं लेके आऊँगा। लेकिन अभी आपको फ़र्क बताना चाहता हूँ कि बराटा काब में अमूमी ड्वार्फिशनेस यानी बौनापन और उससे मिलती जुलती इलामतें पाई जाती हैं, लेकिन हरगिज़ लाजिम नहीं कि सिर्फ बौनों के लिए बराटा काब इस्तेमाल की जाए। बच्चों के जब बहस होती है तो जिन बच्चों में बौनेपन की इलामतें पाई जाएं वो बच्चे बराटा काब का असर रखते हैं, लेकिन एक शर्त है कि दिमागी लिहाज से भी वो बौने हों। अगर जहन तेज़ हो और होशियार और चालाक, जैसे बाद बच्चों में यहाँ भी मिलता है, तो उनके लिए बराटा काब दवाई नहीं, वो बौनापन है ही नहीं, यानी इस इस्तिलाह के मुताबिक नहीं आता। बौनेपन में जो हड्डियों वगैरह के अंदर कुछ खम पैदा हो जाता है, कुछ गैर मामूली तौर पर थिकनिंग हो जाती है बाज़ जगह बोन्स की, और डिफॉर्मिटीज़ की इलामतें नुमायाँ होती हैं, सिर्फ कद छोटा नहीं। अगर ऐसी डिफॉर्मिटीज़ के साथ ज़हनी तौर पर भी इंसान किसी हद तक पीछे हो और या मफलूज हो चुका हो, तो उसमें बराटा काब असर दिखा सकती है, तजुर्बे के लायक दवा है। मैंने बराटा काब को टाइफाइड के बाद की और दूसरी ऐसी बीमारियों के नतीजे में जिनमें बोन्स के ऊपर असर पड़ता है, उसमें इस्तेमाल करके देखा है, और 200 में बराटा काब रिपीट की जाए तो बहुत अच्छा असर दिखाती है, लेकिन लंबा अरसा तक देनी पड़ती है, और उसमें बिलअमूम मरीज़ में नुमायाँ तब्दीली पैदा हो जाती है। बाज़ दफ़ा बराटा काब को सल्फ़र से मैंने ऑल्टरनेट भी किया है और कोई नुकसान नहीं देखा, जबकि किलकेरिया काब के मुतालिक कहा जाता है कि सल्फ़र से ऑल्टरनेट नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले बीच में लाइकोपोडियम दाखिल किया जाए, फिर दोबारा सल्फ़र दी जाए, फिर किलकेरिया। ये चक्कर और ये जो आपस का ऑर्डर है, यानी तरतीब, इसको तब्दील नहीं करना चाहिए। लेकिन बराटा काब को कम से कम मेरे इल्म में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बराटा काब को सल्फ़र से पहले दिया जाए तो नुकसान पहुंचा हो। ये जो बीमारी किलकेरिया काब की अब बहस है, इसमें टांगों पर ज़्यादा असर है और टांगों की फ्लैबीनेस के साथ साथ बच्चा देर में चलना सीखता है। सर्दी बहुत महसूस करता है मरीज़, बावजूद इसके कि बाज़ दफ़ा पाँव जलते हैं, हाथ जलते हैं, बाहर भी बस्ते से निकाल देता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर हमेशा सर्दी महसूस करता है। इसमें एक और इलामत ये पाई जाती है जो बाज़ मरीज़ों में कभी नज़र आती है, हर एक में नहीं, कि स्टॉर्म्स आने हों तो उनसे पहले ये बैरोमीटर का काम देता है मरीज़, और अगर कोई झक्कड़ आना है, कोई स्टॉर्म आना है, तो इसकी ख़ास बाज़ बीमारियाँ उछल आती हैं। उस वक्त उसे अंदाज़ा हो जाता है कि कोई हवा में तब्दीली पैदा होने वाली है, मौसम बदलने वाला है। ख़ास तौर पर डस्ट स्टॉर्म से पहले मैंने रब्वा में बाज़ बच्चों को देखा था कि वो दमे की इलामतें उनकी डस्ट स्टॉर्म से पहले ही ज़ाहिर हो जाती थी। उनमें बराटा काब मुफीद है ना, किलकेरिया काब। जहन साफ़ होता है, उस पर कोई बद असर नहीं, सिवाय इसके कि लंबा अरसा तक जहनी काम नहीं कर सकता, थक जाता है, और ये इलामत हर जिस्म के दूसरे हिस्से से भी ताल्लुक़ रखती है, इसलिए हम इसे जहनी इलामत के तौर पर अलग नहीं कर सकते। जब सारा सिस्टम ही फ्लैब, मस्कुलर सिस्टम और खून का निज़ाम सारा फ्लैबी हो जाए, उसमें जान कम हो,
تو دماغ میں بھی جب ہم کام کرتے ہیں تو خون کا رش دماغ کی طرف جاتا ہے، اور یہ از خود نہیں ہوتا، اس میں مسلز ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مسلز میں جان نہ رہے تو آہستہ آہستہ خون واپس سرک کر اپنی نارمل حالت پہ آ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض جس کا سارا نظام ہی کمزور ہے وہ دماغ کو دیر تک خون کی سپلائی مہیا نہیں کر سکتا، اس لیے کچھ دیر کنسنٹریٹ کرے گا پھر تھک جائے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آرام کیا، پھر لمبی کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی. اس میں اگرچہ مریض ایکسائٹیبل بھی ہو، ایکسائٹیبل ہونے کے نتیجے میں ہجان ہو جاتا ہے، خون کا رجحان سر کی طرف ہو جاتا ہے، اور مگر وہ زیادہ دیر نہیں رہتا. لیکن بیریٹا کار میں ایک عجیب بات ہے کہ اس کی تھکاوٹ پھر کئی دن چلتی ہے. بعض دفعہ ایک انسان کو بہت زیادہ دماغی کام کرنا پڑے، وقتی طور پر رش ہو جاتا ہے، یا کوئی بری خبر سنی ہے اس سے دماغ میں ہجان پیدا ہو گیا ہے، تو ایک رات بعض لوگ سو بھی نہیں سکتے، پریشانی سے کروٹیں بدلتے ہیں. لیکن بیریٹا کار کا جو مریض ہے وہ باقی مریضوں سے بالکل الگ مزاج رکھتا ہے. اس میں بھی ایکسائٹمنٹ ہوگی اور پریشانی ہوگی، لیکن اس کے بعد لمبے عرصے تک اس کے رد عمل میں تھکاوٹ کا ہونا، یہ بیریٹا کار کلکیریا کار کی نشانی ہے. بعض بچوں کو اور بعض بڑوں کو بھی ایکسائٹمنٹ میں سے نیند نہیں آتی، یہ عام چیز ہے. اس میں میں نے تجربے میں دیکھا ہے عام طور پر کہ نقص کا 30 کی ایک آدھ خوراک جلدی فائدہ پہنچاتی ہے، اور بعض دفعہ ریسٹاکس دینی پڑتی ہے، وہ بھی رات کے وقت اگر نیند کسی وجہ سے نہ آ رہی ہو تو جلدی سکون لے آتی ہے. کئی دفعہ سلفر کی ایک خوراک بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. کئی دفعہ کافیاں دینی پڑتی ہے. اگر ایکسائٹمنٹ ایسی ہو ذہن کی کہ جیسے بہت تیز کافی پی لی ہو کسی نے، اگر کبھی پی ہو تو اس کا دماغ بغیر تھکے جاگتا ہے اور تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا. بعض دفعہ مریض جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تھکے ہیں، دل چاہتا ہے سونے کو، پھر آنکھ نہیں لگتی. وہ کافیہ کا مریض نہیں ہے، وہ نقص کا بھی ہو سکتا ہے، سلفر کا بھی ہو سکتا ہے، رس کا بھی ہو سکتا ہے، مگر کافیہ کا مریض آنکھیں کھلی بالکل جاگا ہوا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، لیکن نیند کا سوال ہی کوئی نہیں. ایسی صورت میں کافیہ کی ایک دو خوراکیں بہت اچھا اثر دکھاتی ہیں. ایک لمبا عرصہ پہلے میں نے اپنے اوپر بھی تجربہ کر کے دیکھا تھا. ایک دفعہ کسی وجہ سے نیند اس طرح اڑی کہ حالانکہ میری نیند بالکل نارمل ہے کہ لیٹے ہوئی آنکھیں کھلی ہیں، کوئی نہ تھکاوٹ نہ کچھ اور، مگر نیند کا نشان بھی کوئی نہیں تھا. کافیہ کی ایک خوراک کھائی ہے یا دو بس، زیادہ سے زیادہ، آرام سے پتہ نہیں لگا کب نیند آئی، ایک دم ڈراپ ہو کے نیند آ گئی. تو مزاج اگر مریض کا بھی اور دوا کا بھی ذہن پہ نقش ہو چکا ہو تو پھر زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، اٹھ کے کتابیں نہیں ڈھونڈنی پڑتی، فوراً وقت کے اوپر وہ چیز یاد آ جاتی ہے. اس میں جو مریض جو ایکسائٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کئی قسم کے نظارے دکھائی دیتے ہیں. پھر کلکیریا کاب میں اس میں جب نیند نہیں آتی مریض کو، خواہ وہ بڑا ہو یا بچہ ہو، اس کو کئی طرح سے مثلا نوکدار چیزیں دکھائی دینے لگیں گی، اور کچھ ایسے آبجیکٹس جو نظارے کے سامنے ناچتے ہیں، یا اچانک تصویر ظاہر ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے. یہ کلکیریا کاب کی خاص علامت ہے. یہ وہ نہیں ہے جو بھوت والا میں نے بتایا تھا، وہ بالکل اور چیز ہے. اس میں ڈیڈ آبجیکٹس یعنی عام چیزیں جو زندگی سے خالی ہوتی ہیں، ہر قسم کی
कोई कील, कोई तारें, कोई इस किस्म की चीज़ें, उसमें कुछ एहसास होता है जैसे कुछ चुभने वाली या काटने वाली चीज़ हो, और उसकी वजह से घबराहट होती है। जब आंखें बंद करे फिर इंसान खोल लेते हैं आंखें। ये अलामतें बाज़ दफ़ा होती हैं बच्चों में। जब भी होंगी उस वक्त कैलकेरिया काब यकीनी तौर पर दवा बन जाती है। लेकिन उसके अलावा भी बाकी अलामतें हों, जैसा मैंने बयान किया, आम कमज़ोरी की अलामतें और खून का रश करना, सर्दी महसूस करना, हाथ पाँव को जलना, उसमें भी कैलकेरिया काब की एक आध खुराक ज़रूर फ़ायदा देती है। स्पूक्स के देखने का इंतज़ार न करें, ये मतलब है मेरा। बाद लोग याद रखते हैं फिर पूछते हैं अच्छा तुम्हें वो कोई तारे या कोई कांटे शांटे तो नज़र नहीं आए? वो कहते नहीं, अच्छा फिर कैलकेरिया काब नहीं, फिर कुछ और। ये गलत तरीका है होम्योपैथी का। हर चीज़ होती ही नहीं एक आदमी में, बाज़ अलामतें होती हैं, बाज़ नहीं होती। मगर ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये हो तो फिर और किसी तरफ दिमाग नहीं जाना चाहिए, फिर कैलकेरिया काब ही की तरफ दिमाग जाना चाहिए। फिंगर्स पिक करता है, कहते हैं ये तो बहुत चीज़ों में पाया जाता है। फिंगर का पिक करना, यूँ करना, बाद लोग छुपाते रहते हैं, बाद लोग यूँ पिक करते हैं, यूँ नोचते हैं। क्या ये करता है ना? इसका भी इसकी आंखें चमक उठी है ये बात सुन के। क्या दिल नहीं चाहता खाऊं? कहता है कि मैं ना ये काटूं नाखून को। दिल तो चाहता तो करता है ना, ये हर वक्त लगा रहता है। हाँ हाँ, इसके इख्तियार पे नहीं है। ये जो है ना, इसके मतलब एक और दवा में मैंने पढ़ा हुआ, मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रही, जो नाखून के साथ थोड़ी थोड़ी उंगलियां भी खा जाते हैं, चमड़ा जो हाथ का नीचा वो भी काटा जाता है। ये टिपिकल किसको याद है? कोई कौन सी दवा है? नेट्रोम्योर में है या किस? नेट्रोम्योर में भी गालबन है, लेकिन और भी चेक करना चाहिए। मुझे नेट्रोम्योर में याद पड़ता है कि उसमें था। ये कैलकेरिया का मरीज तो नहीं दिखाई दे रहा देखने में, वैसे तेज तर आ रहा है। हाँ, कैलकेरिया का मरीज नहीं है। नेट्रोम्योर पॉसिबल मुमकिन हो। हाँ जी, ये कई होम्योपैथ ने फौरन फतवा दे दिया इसके ऊपर, वो खिला के देखें। नेट्रोम्योर की असल अलामत ये होती है, जो गालबन इसमें नहीं होगी क्योंकि मौका ही नहीं मिलेगा आपको देखने का, कि नाखूनों के पास ये जो जिल्द है जिसने नाखूनों को पकड़ा हुआ है वो उखड़ती है और छोटे छोटे धागे से यहाँ दिखाई देते हैं। उनको मरीज नोचता है तो दर्द होती है, लेकिन उसके बगैर तकलीफ ज़्यादा होती है, क्योंकि जब उल्टी तरफ से हाथ लगता है उसको तो फिर मरीज बहुत तकलीफ महसूस करता है, इसलिए उसको नोचता है। और अगर ये हो तो फिर रफ्ता रफ्ता नोचने की आदत पड़ जाती है। ये अमूमन इसका आगाज़ जो मैंने देखा है वो इस तरह होता है। अब मुझे पता नहीं इसके नाखून इसी तरह थे कि नहीं, लेकिन ये जब चीज़ उखड़ती है करीब से तो नाखूनों में अमूमन एक बेचैनी पैदा होती है। इसलिए ये कोई बैद नहीं कि बगैर उखड़े भी वो बेचैनी मौजूद हो, उसकी वजह से बच्चा बार बार नाखून को मुंह में चबाता हो। देखे देखे पता लग जाएगा। ठीक है, अगले हफ्ते तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए, इसको साथ ले आना अगर स्कूल ना गया हो तो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि बाज़ दफ़ा ये पिक करने वाले हैं ना बच्चे, फिंगर्स वगैरह को यहाँ से यूँ करके नोचना, यूँ बार बार, ये जब आंखें बंद करें नींद से पहले तो ज़रूरी नहीं कि इनको वही बेजान चीज़ें दिखाई दें, बाज़ दफ़ा इनको चेहरे भी दिखाई देते हैं, मगर भूत नहीं है। भूत देखना और भूत का खौफ बिल्कुल अलग चीज़ है, वो इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन बाज़ चेहरे खा जाने पहचाने हों, खा अजनबी हों, आंख बंद करते हुए आंखों के सामने आ जाते हैं। ऐसे बच्चे फिर बहुत घबराते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इसमें तो नहीं है ये, मैं बताइए कैलकेरिया का मरीज़ ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कैलकेरिया का मरीज़ हो तो उसमें बाज़ दफ़ा ये भी अलामत साथ पाई जाती है। ये जो अलामतें हैं
की नाखूनों के सतह रोकने वाली या जहनी इलामतें, ये कैलकेरिया और पेट्रोलियम की मिलती हैं आपस में। पेट्रोलियम में भी यही इलामतें पाई जाती हैं और पेट्रोलियम में भी जिल्द जो है वो खुश्क होकर बाज़ दफ़ा वो छोड़ती है, ख़ासतौर पर नाखूनों के जोड़ वगैरह के ऊपर। पेट्रोलियम, कभी आपने पेट्रोल को हाथ लगा के देखा है? वो स्किन पर वैसी चीज़ें पैदा कर देता है। और बसा औक़ात मैंने देखा है कि खुश्क एक्जीमे में और ऐसे इलाकों के दमे में जहाँ पेट्रोलियम का धुआं बहुत पाया जाता हो, पेट्रोलियम अच्छा काम करती है। जिल्द खुश्क हो और दमा खुश्क दमा, और जैसे खुश्की हो गई हो अंदर भी, वो पेट्रोलियम की ख़ास इलामत है। और एक दो मरीज़ों को मैं दूसरी दवाएं दे के थक गया था, काम नहीं कर रही थी, मुझे एकदम पेट्रोलियम को ख्याल आया। और एयर पोल्यूशन तो यहाँ है ही काफ़ी, तो अल्लाह के फजल से बहुत नुमाया फ़र्क पड़ा उसको, और उसके बाद फिर दोबारा शिकायत नहीं कभी की उसने। तो पेट्रोलियम को इस पहलू से भी याद रखना चाहिए। आमतौर पर ये जो डिप्रेशन के दौरे और गम के दौरे वगैरह पड़ते हैं, बहुत दवाओं में पाए जाते हैं। याद है आपको कौन कौन सी दवाएं हैं भट्टी साहब? हैं? डिप्रेशन, इग्निशिया, उदासी के, डिप्रेशन के, मैं आपको पहले बताया हुआ है। इग्निशिया बताई थी। इग्निशिया तो खैर आम, बिल्कुल ही आम है। और उसके अलावा सोडियम सॉल्ट्स जितने हैं उनमें भी ये बात पाई जाती है। नेट्रोमोर में भी है और आरम में भी है और ग्रेशोला में भी है, और बहुत से ऐसी दवाएं थी जो मैंने आपको बताई थी। वक्त एक दफ़ा उन पर इस पहलू से नज़र डाल लेनी चाहिए दोबारा कि गम के असरात वाली दवाएं कौन सी हैं जिनमें इंसान डिप्रेस हो जाता है। और इससे पहले एक आपको दवा बताई थी कि जिसमें डिप्रेस होकर वो उसको किसी को दिलचस्पी नहीं रहती किसी चीज़ में, आप पूछते हैं वो कहते हैं मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। याद है कौन सी दवा थी? यानी डिप्रेशन की वजह से वो इर्द गिर्द माहौल में दिलचस्पी छोड़ देता है मरीज। क्या दोबारा पूछे? एम्ब्रा ग्रीसा था, करेक्ट। देखें, और से फिर जीत गई है सबसे ज्यादा। और आर्निका में भी पाई जाती है ये बात। आर्निका के मरीज जब उस पर डिप्रेशन, उदासी हो, डिप्रेशन हो, तो माहौल से बेनियाज हो जाता है। सीपिया में और है। सीपिया में वक्ती उदासी नहीं है। सीपिया में ये बयान होता है कि अपने बच्चों से भी, बीवी से भी या बीवी खामद से बेनियाज सी हो जाती है, मगर वो एक मुस्तकिल चीज़ है, उसको डिप्रेशन का नतीजा नहीं कहते। वो बहुत गहरी तकलीफ है, वो मिजाज के अंदर एक किस्म की अपनों से तलखी और दूरी वाक़या हो जाती है। वो ज़्यादा ख़तरनाक है। ये वक्ती चीज़ें हैं लेकिन वो बहुत ख़तरनाक है। कैलकेरिया कार के डिप्रेशन में जो एक ऐसी बात है जो बाकी दूसरी दवाओं में नुमाया तौर पर कभी नोट नहीं की गई, वो ये है कि छोटी उम्र की लड़की डिप्रेस हो जाती है। 8-9 साल की बच्ची हो और एकदम उदासी की शिकार हो जाए, किसी चीज़ में दिलचस्पी न ले, हर चीज़ से बेनियाज होकर बैठ जाए, उसमें कैलकेरिया कार बहुत अच्छी है। यानी प्यूबर्टी से पहले, बुलूगत से पहले का जो खेलने कूदने का ज़माना है, उसमें ये दौरा नहीं पड़ना चाहिए, मगर खुसूसन लड़कियों में अगर ऐसा दौरा पड़े तो मालूम होता है कि उसके अंदर जो वजूदें हैं जिनका जवानी से ताल्लुक़ है, उनमें कोई डिस्टर्बेंस हो रही है और उसके लिए फौरी इलाज मुनासिब ज़रूरी है, वरना बाज़ दफ़ा और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। तो ये उसकी एक इलामत है। बाज़ डॉक्टर्स ने तो ये लिखा है कि वो
مرنے کی خواہش بھی کرتی ہے، خودکشی نہیں کرنا چاہتی، لیکن خودکشی والا مزاج مختلف ہے، اس میں تھوڑی سی وائلنس بھی پائی جاتی ہے. اس کے مزاج میں مرنے کی تمنا خالی آ جاتی ہے. اب بڑے آدمی کے اندر تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جو مایوس ہو جائے کئی قسم کے نقصانات کے نتیجے میں، مایوسیوں کے نتیجے میں، لیکن 8-10 سال کی بچی اگر یہ بات کرتی ہے تو عجیب سی بات ہے. بس اس عجیب بات کے ساتھ ہی کلکیریا کا آپ کے تصور کو باندھ لیں اچھی طرح. یہ تکلیف جو ہے اس میں تو بچوں میں تو غیر معمولی ہے، لیکن بڑوں میں بھی یہ دکھائی دیتی ہے علامت. لیکن اس میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے وائلنس نہیں ہے، خودکشی کی ٹینڈنسی نہیں ہے، لیکن بغیر کسی معقول وجہ کے اگر جلدی انسان زندگی سے مایوس ہو تو یہ کلکیریا کارپ کی علامت ہے. اب اس علامت کو آپ اگر اس کے جنرل مزاج سے باندھ لیں تو آپ کے لیے یاد کرنا کچھ مشکل ہی نہیں رہے گا. لیتھارجک مزاج ہے، ہر چیز میں جلدی تھک جاتا ہے، زیادہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے وہ غم کے مقامات جن میں عام آدمی آرام سے گزر جاتا ہے ان پر سے، وہ اس کے لیے آخری ثابت ہوتے ہیں. وہ غموں سے پریشانیوں سے بھی جلدی تھک جاتا ہے. تو ہر جلدی تھک جانے والا مریض، خواہ وہ خون کی تھکاوٹ ہو یا ذہن کی تھکاوٹ ہو یا دل کی تھکاوٹ ہو، یہ کلکیریا کارپ ہے. اور بھی بعضوں میں ہے لیکن کلکیریا کارپ میں نمایاں ہے یہ. اور کاربنز میں جسمانی کمزوری اور تھکاوٹ اس سب میں پائی جاتی ہے، لیکن کیلشیم اور کارب جب اکٹھے ہو جائیں تو یہ تھکاوٹ جو ہے وہ بہت نمایاں حیثیت اختیار کر لیتی ہے. یہ جاگتے ہوئے بھوت نہیں دیکھتا، لیکن سونے کے بعد بعض دفعہ ڈراؤنی خوابیں آنے لگتی ہیں. بعض مریض ہیں جن کو اندھیرے میں بھوت دکھائی دینے لگتے ہیں اور ڈرنے لگتے ہیں، لیکن یہ کلکیریا کارپ کا مریض اگر سو جائے گا تو سوتے میں بعض دفعہ ڈسٹربنگ اور خطرناک اور ڈراؤنی خوابیں آنے لگ جاتی ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے، خوابوں میں اپنے آپ کو وہ یعنی زخمی یا حادثے کو دیکھے گا، آگ لگ گئی ہے، ایسی ڈراؤنی خوابیں زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ بھوت آ گیا ہے. اس کی جو سر درد ہیں وہ ہر قسم کی ہیں اس میں، لیکن جو تمیز والی نشانی ہے وہ ہے روشنی سے ایگریویشن. اور اسی لیے دن کے وقت کلکیریا کارپ کی سر درد رات کی نسبت زیادہ بڑھتی ہے. رات کے وقت اور آرام سے کچھ سکون مل جاتا ہے، دن کو بڑھتی ہے. یہ دن کو بڑھنے والی جو سر درد ہے اس میں کون کون سی اور دوائیں آپ کو یاد ہیں؟ برائیونی حرکت سے بڑھتی ہے، اس کا روشنی اور دن سے نہیں تعلق، ہر حرکت سے تکلیف بڑھے گی. نیٹرمیور کی جو سر درد ہے وہ صبح 9 بجے 8-9 بجے شروع ہو کر تو ایک وقت تک بڑھتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتی ہے. گریفائٹس کی روشنی سے بہت بڑھتی ہے، کلکیریا کارپ کی روشنی سے بڑھتی ہے. اور دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. کلکیریا کارپ اور گریفائٹس میں گریفائٹس کاربن ہے، تو ان میں کوئلے کا پتھر جو ہے وہ گریفائٹس ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی کاربن ہے. تو کاربن کو روشنی سے الرجی ہونا
ये ख़ास तौर पर काबिल तवज्जो है, समझे हैं? जी जी। और शोले से जल भी जाती है कार्बन, और उसमें भी एक चमक पाई जाती है। तो इस तरह अगर अपने जहन में पूरा तस्वर बांधें तो फिर आपको याद रखना आसान हो जाता है। ये नहीं कह रहा कि इस वजह से इसको रोशनी से है क्योंकि कार्बन जलती है, ये मुराद नहीं है, लेकिन अस खुद जहन में ख्याल आ जाता है कि कोयला जलने वाली चीज़ है, और जब जलता है तो रोशनी भी पैदा होती है और गर्मी भी पैदा होती है। तो इसमें गर्मी भी, जलन भी पाई जाती है और रोशनी से सेंसिटिविटी भी पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद ठंड भी पाई जाती है। इसलिए तजाद है, अंदरूनी जिस्म ठंडा हो तो फिर बाहर तलवे या स्किन जलती है, बाज़ दफ़ा अंदरूनी गर्मी होती है और बाहर सर्दी लग रही होती है। तो ये मुतज़ाद बातें भी कार्बन में पाई जाती हैं, और इस कार्बन में खुसूसियत से सर दर्द का रोशनी से ताल्लुक़ है, और रोशनी से सर दर्द बढ़ती है। कोल्ड और हीट का मैंने बताया है ना, इसमें ये बात सर में महसूस होती है बाज़ दफ़ा कि सारा सर ठंडा और जहाँ दर्द है वो जगह जल रही है। चुनांचे कैलकेरिया का आपकी हेडेक बाज़ दफ़ा यहाँ कनपट्टियों पे बैठती है और वहाँ वो स्पॉट जल रहे होते हैं, और सारा जिस ठंड सर्दी महसूस कर, सारा सर सर्दी महसूस करता है। गुदी में बाज़ दफ़ा दर्द बैठती है तो वहाँ जलन का एहसास भी पैदा करती है, और बाकी जिस सर ठंडा होता है। तो जिस जगह एक स्पॉट में गर्मी हो और बाकी सर ठंडा हो, जिस हेडेक में, वहाँ कैलकेरिया कार को सोचना चाहिए। और कार्बन की ये अलामत काली कार में भी पाई जाती है, उसमें भी कार्बन है, सिर्फ कैलकेरिया के बजाय पोटाश लगी हुई है साथ, और वहाँ भी स्पॉट्स में जलन। ये आप सब किताबों में ये पढ़ेंगे कि कैलकेरिया काली कार में जलन छोटे स्पॉट्स में, तो जिसका मतलब ये कार्बन की अलामत है। और काली कार भी बहुत ठंडी दवा है। एक मरीज को जिसको सर्दी की वजह से नींद नहीं आ रही थी और शदीद ठंडा था, उस वक्त मेरे पास काली कार अवेलेबल थी, मैंने 200 में दी। वो सुबह दूसरे दिन पूछा, उसने कहा मुझे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ा था, फिर मैं आराम से सो गया। तो सुराइनम तो बाद जादू की तरह असर दिखाती है, लेकिन काली कार भी और लेकेसिस भी बैरूनी जिस्मानी सर्दी को खुसूसन अगर निचली टांगों में हो तो उसको दूर करने में बहुत मुमकिन है, लेकिन उसके बावजूद गर्मी का कोई स्पॉट ज़रूर होता है। इसकी पेचिश में भी अंदर कोई एक आध स्पॉट जल रहा होता है और बाकी जगह ठीक है। तो उसमें कैलकेरिया कार में भी कार्बन होने की वजह से ये निशानी है। इसलिए मैं कार्बन के मज़ामीन में बार बार आपको याद करा रहा हूँ, ताकि जब भी ऐसी इलामतें आएँ कार्बन का ख्याल ज़रूर आए, फिर तहकीक करें कि कौन सी कार्बन मुफीद साबित होगी। कार्बोवेज में भी ज़रूर इस तरह की अलामत है जी, कार्बोवेज में भी ये अलामत है। कार्बोवेज भी पाई जाती है। हजूर, अगर सर दर्द हो जी, से आराम मिले, किससे? सर्दी से, यहाँ के अगर हाँ ठंडी चीज लगाई जाए ठीक उससे है। आराम मिले, तो इसके लिए उसके लिए मैं आपको बताया था एक दफ़ा पहले, ठंडी एप्लीकेशन से आराम किस चीज़ में है? हैं? बेलाडोना के अलावा और कई बातें थी। असल में जितनी भी जो गर्म है ना, रुझान पैदा करने वाली एक तरफ खून का, उसमें सल्फर भी है, बेलाडोना भी है, और ईस्कुलस की सर दर्द में भी ठंड से ही आराम मिलता है। लेकिन आर्सेनिक के मुतालिक कहते हैं कि सर गर्म होता है लेकिन उसको गर्मी से आराम मिलता है, मगर मेरा ख्याल है सर में नहीं, ये बात दूसरी बीमारियों में आर्सेनिक में पाई जाती है। आर्सेनिक को भी चेक करें, मुझे तो यही याद है। सर दर्द के मामले में एक्सेप्शन है आर्सेनिक में, कि ठंड से वही मैं यही कहने लगा था कि जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, सर दर्द में आर्सेनिक को भी ठंड से आराम मिलता है।
आपने बताया था कि सारा जिस्म कवर रखता है, सर नंगा रखता है आर्सेनिक में। हाँ हाँ, सारा जिस्म सर्दी महसूस करता है, उसको गर्म रखता है जी जी, और सर को वो ठंडा खुला रखता है ताकि सर्दी जी जी उसको आराम दे। जी वो वही बात मुझे बातें करते करते याद आ गई थी, वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे आर्सेनिक में यही याद पड़ रहा है कि उसमें सर दर्द में एक्सेप्शन है ये। और सर को ठंडा रखना और बाकी जिस्म को गर्म रखना और किस में पाया जाता है बहुत नुमाया तौर पे? क्यों भाई तुम बताओ। हाँ नहीं याद? आर्निका, मगर आर्निका और आर्सेनिक में पहचान बड़ी नुमाया है उसकी, वो बेचैनी और बेकरारी उसमें नहीं पाई जाती। आर्निका में जब ये हो तो साथ दर्दें भी होती हैं, जिसम में दुखन महसूस होती है, जैसे बुखार चढ़ रहा हो। इसीलिए आर्निका मलेरिया की चोटी की दवा है जो सबसे कम इस्तेमाल होती है मलेरिया में, यानी होम्योपैथ अक्सर इसको नहीं इस्तेमाल करते। दिमाग ज़्यादा चाइना की तरफ दौड़ता है या और ऐसी जो टकसाली की दवाएं हैं। हालांकि आर्निका अगर मलेरिया के मौसम में ऊंची ताकत में दी जाए तो 2-3 खुराकों में ही काफ़ी प्रोफिलेक्टिक का काम देती है, हिफ्ज़ मातक़द्दम का काम देती है। इसलिए अफ्रीका वाले अब इसको सुन रहे होंगे तो उनको पहले भी मैंने हिदायत भी भिजवाई थी यहाँ से एक दफ़ा कि तमाम हमारे मुबल्लिगीन को खुद भी और दूसरे जितने हैं उनके माहौल में रहने वाले सबको आर्निका 1000 ताकत में कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा दें चंद मलेरिया के मौसम में। और अगर किसी के पास 1 लाख हो तो वो भी महीने के वक्फे से 1-2 खुराकें लेने से, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा तो नहीं मगर उम्मीद है कि लंबा अरसा तक फ़ायदा रहेगा। लेकिन 1000 में तो मेरा तजुर्बा है कि आर्निका मलेरिया की अलामतों को खा जाती है और फिर मलेरिया डेवलप नहीं होता उससे। अंदरूनी तब्दीली का क्या करती है हमें पता नहीं, क्योंकि ये तो जब तक खून का तजिया ना किया जाए हम नहीं कह सकते। लेकिन याद रखने वाली चीज़ है, इसको बहुत कम इस्तेमाल किया गया इस मौके पे। प्रोफिलैक्टिक सिर्फ आर्सेनिक ही को मिला और भी? आर्सेनिक मलेरिया की दवा है वैसे ही मलेरिया के दौरान में मैंने आपको कहा था प्रोफिलैक्टिक के लिए आर्निका है। अच्छा, ये बहुत चोटी की चीज़ है। ठीक। अगर हुजूर माथे को कोई कवर करके सोए, माथा ठंडा हो तो कवर करके सोने की ख्वाहिश होती है, फिर क्या हुआ? उसके लिए कौन सी दुआ है? माथा ठंडा हो और जिस्म गर्म हो लेकिन माथा ठंडा महसूस करे, उसको कवर करके। अच्छा, कार्बोवेज में माथा ठंडा होता है और कार्बोवेज में ये भी होता है कि सारा जिस्म ठंडा और सिर्फ माथा गर्म थोड़ा सा। लेकिन ये उस वक्त होता है जब करीबन मौत वाक़या हो चुकी हो, इसलिए उस वक्त कोई सोचने के मौका नहीं रहेगा कि क्या किया जाए। ये अजीब बात है, ये मैंने देखा है ऐसे मरीजों में, कई दफ़ा मुझे बुलाया गया है वक्त ऐसे वक्त पर कि अगर तो पसीना हो माथे पर और ठंडा पसीना हो और मौत की इलामतें ज़ाहिर हो रही हूँ तो कार्बोवेज बहुत अच्छा नुमाया असर करती है। बाज़ दफ़ा ठंडा पसीना नहीं होता बल्कि मरीज तकरीबन मर चुका होता है और उस वक्त जिस्म ठंडा है और माथे का हिस्सा खुश्क और गर्म, ये कार्बोवेज में पाया जाता है। और अगर मौत से पहले ऊंची ताकत में उस वक्त दे दी जाए तो कुछ थोड़ी सी जिस्म में हरकत होनी शुरू हो जाती है। तो सर के ठंडे होने की या गर्म होने की अलामतें बाज़ दफ़ा मुतज़ाद दिखाई देती हैं। एक ही दवाई एक ही हालत में बाज़ दफ़ा ये असर दिखा रही है, बाज़ दफ़ा वो असर दिखा रही है। लेकिन इसलिए इस माथे से पहचानने की ज़रूरत ही नहीं। ये असूल बना लें कि अगर मरीज़ हाथ से निकल रहा हो उसको फ़ौरन कार्बोवेज ज़रूर देनी चाहिए, बाकी बातें बाद में सोचें। ठीक है?
لیکن یہ جو مستقل ٹھنڈا پسینہ لے کر کوئی پھر رہا ہو ماتھے پر اور جسم گرم ہو، اس کی دعا مجھے یاد نہیں کیا ہے. کوئی ہے کسی کو یاد؟ ہاں نہیں، وہ صرف یہ جسم گرم اور وہ نہیں ہے. وریٹرم میں تو دست بہت کھلے کھلے آئیں اور ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ ہو تو یہ وریٹرم کی علامت ہے. لیکن یہ جو انہوں نے نیا کوشچن پوز کیا ہے کہ سارا جسم گرم اور صرف ماتھا ٹھنڈا، کسی کو یاد ہے کوئی؟ آپ بتائیں. ہاں آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب. یہ پھر دیکھ لیں گے اگر مل گیا کوئی. یہ فرضی بنائی ہے بیماری آپ نے یا واقع؟ اچھا اچھا. روشنی کا میں نے پوچھا ہاں، روشنی آنکھوں میں پڑے بچے اور درد ہو پیچھے بدھی میں نکل جاتا ہے. روشنی کا بتایا تو ہے بھی آپ کو. کیلکیریا کارب ان میں سے ایک ہے اور گریفائٹس ہے، نیٹل میور ہے روشنی سے تکلیف اٹھانے والی، اور بھی بہت سی ہیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں، لیکن آ جائیں گے آہستہ آہستہ. باقی علامتوں سے آ جاتی ہیں بعض دفعہ، یعنی ذہن میں مختلف دواؤں کے ساتھ ایسوسیشن کے ذریعے محفوظ ہیں. جب ایک دو اور علامتیں ظاہر ہوں گی تو پھر وہ دعا بھی آئے گی اور ساتھ یہ بھی ساتھ آ جاتی ہے واپس علامت. لیکن نمایاں طور پر تو جو میں نے بتایا نہیں دواؤں میں پایا جاتا ہے. سینسٹیوٹی ٹو کولڈ، ناٹ ٹو لائٹ، یہ کاربنز میں پائی جانی چاہیے. میرا خیال ہے مختلف کاربنز میں ہوگی، یہ چیک کر لینا چاہیے. جلسیمیم میں روشنی سے سینسٹیوٹی ہے. جلسیمیم میں تو سارا جسم ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اکثر، اس میں کوئی حصہ گرم نہیں ہوتا. میرے علم میں نہیں ہے کہ جلسیمیم میں جسم گرم ہو. جلسیمیم میں اگر کوئی امتیازی فرق نشانی ہے ٹھنڈا ہونے کے علاوہ جلد خشک ہوتی ہے اس کی اور پسینہ کم آتا ہے اور منہ خشک ہونے کے باوجود پیاس نہیں لگتی. یہ چیز پلسٹیلا میں بھی ہے کہ منہ خشک ہو اور پیاس نہ لگے. لیکن فرق یہ ہے کہ پلسٹیلا کا مریض گرم ہوتا ہے اور جلسیمیم کا ٹھنڈا، تو اسی لیے کسی الجھن یا تردد کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہ جو ماتھے کا ٹھنڈا، ماتھا کا ٹھنڈا ہونا اور پسینہ بھی آتا ہے ساتھ، نہیں ہاتھ پاؤں جلتے ہیں اور ماتھا کور کرنے کو دل کرتا ہے ٹھنڈا. ہاں یہ بیلاڈونا ہو سکتا ہے، کیونکہ بیلاڈونا کا صرف یہ نشان نہیں ہے کہ وہ سر گرم ہو اور پاؤں ٹھنڈے ہوں. بیلاڈونا کا اصل نشان یہ ہے کہ بعض حصوں کی طرف خون کا رجحان زیادہ اور بعض کی طرف کم. تو اگر پاؤں کے پر زور مارے گا بیلاڈونا تو ہو سکتا ہے سر کو ٹھنڈا کر دے. اس لیے ٹرائی کر کے دیکھ لیں، یہ خون کے دباؤ کے توازن کو بگاڑ دیتا ہے بیلاڈونا اور کسی ایک عضو کی طرف رش کرے گا. اور اسی لیے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جب چوٹ تازہ لگی ہو تو آرنیکا کے ساتھ بیلاڈونا میں لا کے دیا جائے تو زیادہ مفید ہوتا ہے، اور بعض دفعہ حیرت انگیز طور پر مریض کو ایک دم شفا ملتی ہے، کیونکہ جو خون کا رش کا رجحان ہے اس کو توڑ دیتا ہے بیلاڈونا. ڈاکٹر بعض دفعہ ٹھنڈی اپلیکیشن، آئس فرمنٹیشن کہتے ہیں اس کو، شاید کولڈ اپلیکیشن کرتے ہیں، تو اس لیے تاکہ وہ ضرورت سے زیادہ خون ادھر نہ جائے اور جو باریک کھلی ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے. اور اگر دیر تک اس طرح کرے تو پھر مستقل زخم چھوڑ دیتا ہے وہ سارے اس نظام میں. لیکن اگر آپ کے پاس بیلاڈونا ہو تو آرنیکا سے ملا کر دیں، کسی برف کی ضرورت نہیں، بہت نمایاں فرق دکھاتا ہے. بیلاڈونا کا جو خون کا رش ہے یہ گرمی سے ایگراویٹ ہوتا ہے، اس لیے ٹھنڈی ٹکور اس کی علامت ہے. جہاں ٹھنڈی ٹکور کی ضرورت ہے وہاں بیلاڈونا کام آئے گا. جلے میں بھی جیسے کہ جل جائے ہاتھ وغیرہ، وہاں ریسٹاکس اس کی جلن کو دور کرنے کے لیے بہت غیر معمولی اثر دکھاتا ہے. ہمارے سفر میں کسی کا ہاتھ جل گیا تھا اس طرح ہی، اور اسی وقت میں ریسٹاکس کی ایک دو خوراکیں دی، بالکل تکلیف ختم ہو گئی.
छाले भी नहीं पड़े, मगर वो जल्द जो जली हुई थी वो तो थी, कुछ देर के लिए उसको मरहम लगानी पड़ी, लेकिन जलन की तकलीफ बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई। आमतौर इसमें कैलेंडुला लोशन कहते हैं डॉक्टर्स, होम्योपैथ, कि कैलेंडुला लोशन अगर लगाया जाए तो वो मुफीद है। फौरी तजर्बे में मेरे ये बात है, और मेरा ख्याल है आबिद हुसैन ने भी गालिबन ये लिखा हुआ है कि अगर मिट्टी का तेल मुयसर आए तो बजाय पानी के मिट्टी के तेल में फाया लगाकर जली हुई जगह पर रखना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ज़ख्म को ख़राब होने से बचाता है। और दूसरा, अगर ये भी ना हो तो साबन, जी कैंथरस नहीं, कैंथरस नहीं, वो मैं बाद में आऊँगा, मैं मौके पे ज़ख्म की बात कर रहा हूँ। दूसरा है साबन पानी में पड़ा रहे कुछ अरसा, जिस तरफ भी उसको रखें वहाँ गीला होने की वजह से वो उस पर क्रीम सी आ जाती है, सफ़ेद सी, वो क्रीम अगर जली हुई जगह पे लगा दें तो वो बहुत मुफीद है। और ये दोनों चीज़ें, मिट्टी का तेल और क्रीम, एंटीसेप्टिक काम भी करती हैं फिर, और जल्द के अंदर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, जल्दी हील भी कर जाती है, ज़ख्म में पीप नहीं पड़ती, ख़राबी नहीं पैदा होती। और खाने में रस्टॉक्स 200 जलन का असर दूर करने में बहुत मुफीद है। कैंथरिस 30 डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर असलम साहब ने, ये वो भी दी जाती है, मैं भी देता रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं उसमें कोई रिस्पॉन्स मिला जितना इस तरीके पर मैंने देखा है। रस्टॉक्स जलन की काफ़ी बड़ी दुश्मन है, और जहाँ छाले पड़ने हों और बड़े छाले पड़ने हों वहाँ रस्टॉक्स पहले जहन में आती है। कैंथरिस में भी गर्मी है, कैंथरिस में भी छाले हैं, लेकिन कैंथरिस के छाले छोटे छोटे होते हैं, और उसकी तेज़ी जो है उसका अक्सर ताल्लुक गुर्दों की ख़राबी या पेशाब की नालियों की इन्फेक्शन वगैरह से होता है। लेकिन रस्टॉक्स जो है वो एक अमूमी दवा है, और छोटे छाले नहीं बल्कि बड़े बड़े छाले बोलते हैं इसमें, और जलने में मैंने देखा बड़े बड़े छाले निकलते हैं। तो पैटर्न इसका रस्टॉक्स से मिलता है, इसलिए मैं इसको रस्टॉक्स को देता हूँ, और मैंने देखा है कि फ़ायदेमंद है, सिर्फ एक वो नहीं है नज़रिया, बल्कि वाक़ई तो तजर्बे में आई हुई बात है। चोट में और जलने में भी ये जो शॉक एलिमेंट साथ में होता है? शॉक एलिमेंट तो होता है हर हादसे में, जलने में भी होता है। ये दवाएं के लिए भी करेंगे कुछ और साथ? जो दवाएं हैं शॉक के लिए ज़रूरी हैं, जिनका इनके दायरे से ताल्लुक़ नहीं है, बाहर का दायरे से, वो तो देनी पड़ेंगी। मसलन पागलपन की इलामतें ज़ाहिर हो रही हैं, और अचानक जहन माऊफ हो गया है, उसके लिए और किस्म की दवाएं हैं। ओपियम है, एकोनाइट है ऊंची ताकत में, आर्सेनिक है, आर्सेनिक जलने का भी एंटीडोट है, अगरचे इसमें छाले नहीं उस तरह पाए जाते। तो ऐसी दवाएं जिनका ताल्लुक शौक से है, कतई नज़र इसके कि वो जलने का शौक है या किसी की मौत का शौक है या हादसे का, वो दायरे अलग है, इसलिए उसको जलने के साथ बांधने के कोई माने नहीं है। शौक की दवाएं अलग हैं अपने तौर पर, और अगर जलने के बाद रिलीफ जल्दी मिल जाए तो हो सकता है वो शौक फिर पैदा ही ना हो। वो जो डर और खौफ छा गया है वो अचानक रिलीफ मिल जाए तो उसमें मदद मिलेगी, लेकिन बरह रास्त उसके लिए ये दवाएं नहीं हैं, बल्कि मरज़ दूर होने के नतीजे में सदमे में कमी आना एक तभी अमर है। इसमें मैंने बता चुका हूँ गालिबन आपको कि पाँव कभी जलते हैं कभी ठंडे हो जाते हैं, बदलना है। इसमें एक चीज़ है, यानी हाइड्रोकेफलस की इलामतें भी हैं। हाइड्रोकेफलस सिर के इस वजह से बड़ा होने का नाम है कि उसके अंदर जो पानी है उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में एक सुराख होता है, उसके ज़रिए वो रीढ़ की हड्डी में जाता है पानी, और उसके अखराज के लिए जो भी निज़ाम अल्लाह ने बनाया है एक सर्कुलेशन में आता रहता है।
عام طور پر وہ بند ہو اگر سوراخ یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، انفیکشن کی وجہ سے، مجھے اس کی تفاصیل کا علم نہیں، ایلوپیتھک بہتر جانتے ہوں گے، مگر وہ بچہ جس کا سر بڑا ہونا شروع ہو جائے اور اس کا پانی اندر دباؤ ڈالنا شروع کرے، کچھ عرصے کے بعد اس کی آنکھوں کی پتلی چھوٹی ہونے لگتی ہے، اور جب دباؤ بڑھ جاتا ہے تو رات کو سوتے میں بڑی دردناک چیخ مارتا ہے، اور ایسا بچہ بالعموم ایلوپیتھک علاج کے قابو نہیں آتا بلکہ سرجری کا کیس بنتا ہے، اور سرجری میں بھی اس کی شفا کے امکانات بہت کم ہیں، اور اگر وہ زندہ بچے بھی تو اکثر صورتوں میں نیم پاگل یا ایک لاشا سا بن کر رہے گا. اس لیے سرجری عموماً ایڈوائزیبل نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے ہمارے کراچی کے ایک مشہور سرجن تھے، وہ ایسے بچوں کو ماں باپ کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ تم کہتے ہو تو میں کر دوں گا، لیکن 5% صرف چانس ہے، 95% اس بات کا امکان ہے کہ کسی مستقل زخم کے نتیجے میں جو دماغ کو پہنچ جائے یہ ایک مفلوج سی حالت میں رہے گا. تو اس کے لیے آپ کو ہومیوپیتھک دواؤں پر عبور بڑا ضروری ہے. سلیشیا سب سے زیادہ مؤثر ہے اس میں، لیکن میں عموماً چھوٹی طاقت میں دیتا رہا، لیکن وہاں جہاں بچوں کا سر کچھ زیادہ بڑا ہو کر سخت ہو گیا تھا وہاں سلیشیا نے کام نہیں کیا. اس لیے اور دوائیں تلاش کرنی چاہیے. ایپوسائنم کے متعلق بھی میں بتا چکا ہوں، وہ بھی کام آتی ہے اس میں، لیکن کیلکیریا کارب میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ہارڈ ہونے کے باوجود وہاں یہ کام دے سکتی ہے. تو اس پہ ٹرائی کرنا چاہیے جتنا بھی وقت میرے بچے کا. بڑے ہوئے سر سے اس خیال سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ گویا اب یہ سر واپس نہیں آئے گا. ایسے بچے میں نے دیکھے ہیں جن میں جب پانی کا اخراج ہو گیا، سلیشیا تو اس طرح فائدہ دیتی ہے کہ پانی کا اخراج کبھی کان سے کبھی آنکھوں سے جگہ جگہ سے پانی کی نکال دیتی ہے، اور رفتہ رفتہ پھر پیچھے بیماری کو بھی کیور کرتی ہے. تو ایسے بچے کا سر آہستہ آہستہ سکڑتا ہے، وقت لیتا ہے لیکن سکڑتا ضرور ہے. لیکن جو ہارڈ ہو چکے ہوں ان میں میرا تجربہ نہیں کہ کبھی وہ سر سکڑا ہو، لیکن کیلکیریا کارب میں چونکہ کلیم کیا جاتا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی صورتوں میں جب زیادہ ایڈوانس سٹیج ہو تو کیلکیریا کارب کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے، اور اگر کسی جگہ فائدہ ہو تو مجھے بھی بتایا جائے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی پوٹینسی کام دے گی. بعض دفعہ بہت اونچی طاقت کام دیتی ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کا رد عمل نہ ہو. جو اس قسم کی بیماریاں ہیں ان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی رد عمل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جو کیلکیریا کارب ہے یا سلیشیا، اس کا اثر دماغ کے پردوں پر نہیں ہے، اس پانی پر نہیں ہے جو ایکسوڈ ہو رہا ہے، اس کا تعلق ان ہڈیوں سے ہے یا اس ٹشو سے ہے جس نے اس کو روکا ہوا ہے. اس لیے اس میں کوئی رد عمل نہیں ہوا کرتا. ایسا آہستہ آہستہ تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے 1 لاکھ میں کیلکیریا کارب کو استعمال کرنا کوئی غیر معقول بات نہیں ہوگی، لیکن اثر چونکہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے اس لیے 1 مہینے کے بعد ریپیٹ کیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اس عرصے میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں. اس کیلکیریا کارب کا جو ہائیڈروکیفلس ہے اس کی پہچان میں یہ بات مددگار ہوتی ہے کہ ایسا بچہ شروع سے ہی روشنی برداشت نہیں کرتا. بس اگر ہائپر سینسٹیوٹی ٹو لائٹ ہو، فوٹوفوبیا ہو، خوف ہو اس کا روشنی کا، تو ایسی صورت میں کیلکیریا کارب زیادہ امکانی دوا ہے. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ میں نے کبھی کیلکیریا کارب استعمال نہیں کیا. یہ ایسا مریض میرے علم میں کوئی بچہ نہیں آیا جس کو غیر معمولی طور پر فوٹوفوبیا ہو. اگر ہوتا تو شاید اس کا خیال بھی آ جاتا، لیکن
सिलिशिया के केसेस अक्सर देखा है जो मेरे सामने आते रहे हैं, सिलिशिया से ताल्लुक था। और एक ये भी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान के आबो हवा में और उन हालात में सिलिशिया ही दवा हो। बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स, टेरेन्स यानी ज़मीन की तर्ज और ख़ासियत, ये सारी दवाएं मुअय्यन करने में ख़ास तौर पर मददगार भी होती हैं और बाज़ बीमारियां पैदा करने के मूजिब भी होती हैं। एक दफ़ा महाजर कैंप जो था अफ़गान का, उसमें हमारे साथ हमारे ताल्लुकात हुए, उनकी बाज़ खिदमत का मौका मिला। तो एक बीमारी उन्होंने बताई कि शदीद गुर्दे की तकलीफ़ होती है, पथरी पाई जाती है और किसी दवा से आराम नहीं आता। बर्फरिस भी देते रहे, दूसरी दवाएं भी उनको एलोपैथी भी मिली, लेकिन वो डिज़ॉल्व नहीं करती थी। तो उस पर मैंने सिलिशिया उनको दी, क्योंकि वो पथरीला इलाका है और मिजाज भी ऐसा था जो मुझे ख्याल था कि सिलिशिया उस माहौल में काम करने वाली होगी। वो लोग पत्थरों के ऊपर पीसते हैं बाज़ दफ़ा गंदम वगैरह, और उनके खाने में ये पत्थर वगैरह, सिलिकॉन, ये बहुत सारी चीज़ें अंदर जाती रहती हैं। तो इस ख्याल से कि सिलिशिया का उस पर अमल दखल होगा। सिलिशिया दिलवाई जमा कैलकेरिया काब, सॉरी वो बर्बरिस वगैरह, और हैरत अंगेज़ बात शफा के केसेस सामने आए कि वो पथरियाँ जो बिल्कुल सख्त थीं और बिल्कुल असर नहीं दिखा रही थीं, वो रेजा रेजा होकर निकलनी शुरू हो गई। बाज़ दफ़ा बड़े टुकड़े निकले तो मैंने देखा कि सिलिशिया उनके सीमेंट को घोल रही है। जो इलामतें इकट्ठी की उनसे ये असर लगता था कि पथरियाँ बाज़ दफ़ा छोटे टुकड़ों में सीमेंट के जरिए जुड़ी होती हैं। उस सीमेंट को हल करने में सिलिशिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका यही काम था कि फॉरेन प्रेजेंस, वो वजूद जिसका जिस्म में दाखिल होने का कोई हक नहीं है, उसको निकालने की कोशिश करती है। लेकिन किस तरह करती है हमें इल्म नहीं, लेकिन इस मामले में मैंने देखा था कि सिलिशिया ने उस सीमेंट को घुलाया है। और इस पहलू से ये उन इलाकों की भी दवा है जो थरी इलाके हों, राजपूताना वगैरह, वहाँ भी सिलिशिया की पथरियाँ बहुत पाई जाती हैं। और वहाँ मुअल्लिमीन हमारे पास थे जिनको बहुत शौक़ था, उनके ज़रिए मैंने इस्तेमाल कराई। तो उनकी रिपोर्ट ये थी कि बहुत हाई इंसिडेंस है, बहुत जो निस्बत है शफा की खुदा के फल से बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो सिलिशिया को भी इसमें याद रखना चाहिए। मैं बता रहा था कि सनलाइट की इलामत सिलिशिया में नहीं मैंने देखी कि उसको सनलाइट से अवर्शन गैर मामूली हो, लेकिन कैलकेरिया कार में अच्छा पथरियों की भी दवा है, उसमें भी ये जो अमूमी इसकी इम्तियाजी निशानी है वो देखेंगे आप तो मरीज को दवा को पहचानने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नज़र धुंधलाती है इसमें, इसलिए कैटरेक्ट में भी मुफीद है। फील्ड के सामने धुआं सा और धुंध जैसी आ जाती है, लेकिन कैटरेक्ट ज़रूरी नहीं है। आमतौर पर जो बात मरीजों में, ख़ुसूसन मरीजों में मैंने देखा है कि डिम विजन की शिकायत करते हैं लोग, उसमें कैलकेरिया कार अच्छी है। ये ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया का भी इलाज है। कॉर्निया में चीज़ें बाज़ दफ़ा बैठ जाती हैं ना, मवाद सफ़ेद धुंधला मवाद सा जमा होना शुरू हो जाता है, कैलकेरियस टिश्यूज बैठ जाते हैं, उसमें भी कैलकेरिया कार अच्छी दवा है। कान के अंदर डिस्चार्जेस अगर पुराने आहिस्ता आहिस्ता हों, इसकी और बहुत सी आपको मैं दवाएं पहले बता चुका हूँ, कैलकेरिया को भी उसमें पेश नज़र रखना चाहिए। कैलकेरिया के मतलब कहते हैं कि अक्सर येलो डिस्चार्ज होता है,
अब मैं नहीं समझ सकता कि ये यकीनी है या इत्तेफाकी तौर पर नोट हुआ है, जो इन्फेक्शन पुरानी हो जाए उसका जल्द होना एक तभी अमर है, इसलिए इससे ज़्यादा कोई अलामत नहीं है ये कि किलकेरिया पुरानी अमराज में ना कान की पुरानी अमराज में काम आता है, लेकिन इसको इम्तियाजी अलामत नहीं कह सकते। कान के जो पीछे पर्दे हैं, इस पे यह बात मैंने महसूस की है किलकेरिया में, उन पर्दों में थिकनेस होने की वजह से वो जो वाइब्रेशन को नर्व्स को कन्वे करते हैं उनमें कमजोरी आ जाती है, और गालबन इसी किस्म का असर ये आंख के पर्दों पर भी डालती है। इसलिए ज़ाहिर में बाहर की तरफ कोई चीज़ दिखाई ना भी दे तो डिम विजन की शिकायत, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होने वाला बहरापन जो रफ्ता रफ्ता आवाज़ों में तफरीक कम कर दे, ये वो है जो किलकेरिया को मांगता है। और इसमें मेरे तजुर्बे में भी है कि ऐसे कान जिन्होंने रफ्ता रफ्ता बाज तमीज़ छोड़ दी थी बाज आवाज़ों की, बाज पिच को सुनते थे, बाज को नहीं सुनते थे, उनको जब किलकेरिया का आप खिलाया गया कुछ अर्सा तो बिल्कुल साफ उनकी आवाज़ हो गई। इस पर हाँ जी, अब आपने उस वक्त हाथ उठाया जब उन्होंने भी उठा दिया, जसवाल साहब ने जिस वक्त उंगली उठाई उसी वक्त आपने हाथ उठा दिया, क्योंकि साहब वक्त खत्म हो गया, एक मिनट ऊपर हो गया दूर। अच्छा अब नहीं, बाकी फिर से इंशाल्लाह अपने सवालात लिख लें। कल मैंने आपको कहा था कि आखिर पर 15-20 मिनट सवालात के रखेंगे, अब मगर आपने याद कराना है अगली दफा से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।